जय हिंद। मैं नितेश श्रीवास्तव फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ और जल्दी आपको पढ़ाने की कोशिश में हूँ। पिछले वीडियो आप लोगों ने देखे और आपने कमेंट करे हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने उसको शेयर किया और उसको बार बार देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतिहास की थोड़ी सी यात्रा की है। मैंने आपको बताया था कि इतिहास की यात्रा के लिए आपका साथ भी हमें चाहिए होगा। तो फिर से बात मैं दोहरा देना चाहूँगा, पेन और कापी को हाथों में उठा लीजिए। फिर से मैं उन्हीं बातों को दोहरा देता हूँ कि मूलभूत चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं कि किस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमें पता है और आपको भी पता है कि हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। इतिहास के बारे में जैसे कि हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि किसी भी विषय का कोई ना कोई जनक होता है और उस जनक के बारे में मैंने आपसे बात की थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को पढ़ने के लिए उसको कैसे क्रमानुसार उसको बांटा गया है पढ़ने के लिए। तो हमने अगले वीडियो में जाना था कि आधि ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल जो था उसमें मनुष्य पढ़ा लिखा था ही नहीं और उस समय वो क्या लिखता पढ़ता, उसको तो भोजन के लिए ही पूरी अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को लगा देना पड़ रहा था। आधि ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था कि ऐसे मनुष्य जिस अवस्था में पहुंच चुका था, कुछ लिपियां अपनी बना चुका था, कुछ भाषा भी प्रयोग करने लगा था और उनको लिखने के बाद में अब तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसको आधि ऐतिहासिक में रखा गया था। और ऐतिहासिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम 600 ईसा पूर्व में पहुंच जाते हैं तब से ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने ये पढ़ा था कि उसको 3 भागों में बांट दिया गया था, पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में। पुरा पाषाण काल जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मनुष्य असभ्य अवस्था में था और सबसे पहली आवश्यकता भोजन की ही रहती थी। तो उस समय मनुष्य ने सबसे पहला काम जो किया था वो आग की खोज, आपको याद रखनी पड़ेगी। मनुष्य ने पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर ली थी। या स्थिति में घूमता था, वो जहां भी भोजन मिलता था वहीं टिक जाता था, जहां रात गुजर गई वहीं पर सो लेता था। तो ऐसे ही वो सारी चीजों के साथ आगे बढ़ रहा था। और मध्य पाषाण काल जब आया तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा हथियारों को, उनके जो औजार थे पत्थर के, उनका आकार थोड़ा सा छोटा हो गया था। और नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने थोड़ा सा और विकास किया, बौद्धिक स्तर उनका और बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पुरा पाषाण काल में जब उन्होंने आग की खोज की तो मांस जो उन्हें चबा चबा कर पहले खाना पड़ता था, अब वो बिल्कुल उसको ऐसे आग में पका लेते थे और जो ऊर्जा बचती थी फिर वो दिमाग में संचित होने लगी थी और दिमाग का विकास भी होने लगा था। हमारा लोगों का सेरेब्रम ही तो विकसित हो गया, जो हम जानवरों से कहीं आगे निकल आए और इंसान कहलाने लगे। तो नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि का आविष्कार कर लिया था, कृषि करना सीख गया था और कृषि जब करेगा तो स्थायी निवास भी बनाएगा। और उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले पशुओं में उसने पाला था कुत्ते को। और हथियारों की बात करें तो उसने सबसे पहले कुल्हाड़ी को बनाया था। और धातुओं में प्रयोग करने की बात करें तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो हमने यहाँ तक ये सारी चीजें जानी थी कि मनुष्य नवपाषाण काल में पहुंचते पहुंचते क्या करने लगा था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पुरानी चीजों को जानने के लिए या उनके जांच के लिए या उन्हें खोज निकालने के लिए एक विभाग होता है जिसका नाम होता है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग ऐसा विभाग होता है जो पुरानी चीजों की खोज करता है, उनकी जांच करता है, उनकी उम्र को पता करता है, फिर लोगों के सामने पेश करता है कि ये पुरानी चीजें हैं और इस समय की रही हैं और उनके द्वारा ही फिर ऐतिहासिक क्रम को पहचाना जाता है। तो पुरातत्व विभाग जो है भारत में, पुरातत्व विभाग का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को।
अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखेंगे इसको कि भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। पहला क्वेश्चन ये था कि भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। वहीं अगर कहता है कि पुरातत्व विभाग का गठन कब किया गया, क्वेश्चन अगर आपसे कहेगा कि पुरातत्व विभाग का गठन कब किया गया, तो आपका आंसर बनेगा 1904 में कर्जन के समय। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। वहीं भारत में पुरातत्व विभाग का गठन किया गया 1904 में कर्जन के समय। मैं इन कर्जन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, अगर आप यहीं पे डिनोट कर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1905 में इन्होंने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किया था। तो कर्जन महोदय ने 1904 में पुरातत्व विभाग का गठन किया। और जो क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था और कब किया था। तो बंगाल का विभाजन किया था 1905 में किसने? कर्जन ने किया था। तो हमें अब ये पता चला कि पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और भारत में पुरातत्व विभाग का गठन 1904 में किया गया। उस समय गवर्नर कौन था? कर्जन था। ध्यान रखेंगे कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो हमें ये पता चला कि पुरातत्व विभाग जो होता है पुरानी चीजों को खोजता है, उनकी उम्र को निर्धारित करता है और लोगों के सामने पेश करता है। और मैं अभी बता रहा था कि नवपाषाण काल के आगे जब हम लोग बढ़े तो मैंने आपको बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल में जब हम जाएंगे तो आदि ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु सभ्यता पढ़नी पड़ेगी और वैदिक सभ्यता वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। तो मनुष्य जैसे जैसे सभ्य हो रहा था, एक पास इकट्ठा हो रहा था, उनमें आपसी समझ विकसित हो रही थी, उन्होंने सभ्यताओं का विकास कर लिया था। जैसे कि अभी मैं आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताने वाला हूँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो जब विश्व का इतिहास खुलेगा तब नंबर आएगा। तो बहुत सी सभ्यताएं उस समय विकसित हुई थी और मैंने आपको बताया था कि सभ्यताओं के विकसित होने में नदियों का बहुत बड़ा हाथ रहा था। बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी, कुछ सभ्यताएं ऐसी थी जो नदियों के बीच में विकसित हुई थी। मैंने आपको बताया था नदियों से उन्हें बहुत ही आसानी से सिंचाई के लिए जल मिल जाता था, परिवहन का भी साधन मिल जाता था और उपजाऊ जमीन भी मिलती थी, सो अलग से उनके लिए बेनिफिट हो जाता था। ऐसे ही हम उस सभ्यता के बारे में बात करेंगे जिसको हमें पढ़ना है। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो बहुत सारे स्थल जो है इसके सिंधु नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज की भी एक जो है बहुत अच्छी कहानी है, बताना चाहेंगे आपको। 1856 की बात है और
कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी? रेल लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर के बीच में। और चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रेंटन वहां के निर्देशक थे। और उस समय ये जब लाइन बिछाई जा रही थी तो खुदाई हो रही थी। मजदूरों को वहां पर पहले ईंटें मिलना शुरू होती हैं बड़ी बड़ी सी। तो मजदूर क्या करते हैं, उन ईंटों को निकाल करके अपने लिए मकान बनाने लगते हैं, या जो ये लाइन बन रही थी उसी में तोड़ तोड़ करके वो डालने लगते हैं। अचानक ही उन्हें कंकाल मिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ मजदूर तो भूत प्रेत के डर से वहां से काम छोड़ करके भाग जाते हैं। अब सोच के देखिए, जिस हड्डी के कंकाल पे हमारा शरीर टिका हुआ है उसी को देखने के बाद में हम भूत प्रेत को डर करके भाग रहे हैं। हाँ, बोल सकते हैं अज्ञानता रही होगी। तो उस समय मजदूर भी वहां से भाग गए। तो सबसे पहले जो जिक्र आता है 1856 में सिंधु सभ्यता की खोज का, वो चार्ल्स मैसन और जॉन ब्रेंटन का नाम आता है, जो कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो सबसे पहले इसका प्रमाण उन्हीं के द्वारा खोजा गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो थी 1856 में ही चार्ल्स मैसन और जॉन ब्रेंटन के द्वारा खोज ली गई थी। लेकिन उसके बाद में जो श्रेय दिया जाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसने क्या किया। अब देखिए, इस सभ्यता का नाम है हड़प्पा मेरुहा और हरियुगिया। भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग नाम से इसे जाना गया है। वैसे फेमस तो यही है, सिंधु और या हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में उस समय के जो निर्देशक हुआ करते थे सर जॉन मार्शल। तो पुरातत्व विभाग के ये जनक हुआ करते थे, निर्देशक हुआ करते थे सर जॉन मार्शल। और इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साहनी, एवं साथ में थे माधव स्वरूप वत्स। सिंधु सभ्यता की खोज की जब बात आएगी तो ध्यान रखेंगे 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसको खोजा था। और वो नदी थी रावी नदी के किनारे। कहाँ? पाकिस्तान। मांटगोमरी जिला। तो 1921 में इन्हीं के निर्देशन किसका था? सर जॉन मार्शल का, जो उस समय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। इनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में मांटगोमरी जिले में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो अभी तक हम लोग ये जान पाए कि पुरातत्व विभाग जो होता है पुरानी चीजों को
निकालता है और उनकी उम्र का निर्धारण करता है और लोगों को बताने की कोशिश करता है। तो अभी हम बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की। उसकी खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। वो जो सभ्यता खोजी गई तो उसके समय के निर्धारण की जब बात आएगी तो ध्यान रखिएगा कार्बन डेटिंग होती है C14। ये कार्बन डेटिंग बोला जाता है, इसको कार्बन डेटिंग। इसके द्वारा जीवाश्मों की उम्र का पता किया जाता है। जीवाश्मों की उम्र का पता कैसे करेंगे? कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा। तो उनकी जब जांच की गई तो उनका समय जो निकला वो था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक समय निकला। और यही समय मान्य है कि सिंधु सभ्यता का समय कितना माना गया है? तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। सभ्यता थी तो बिना मनुष्य को तो नहीं बसी होगी। वो जो मनुष्य थे या जो मानव थे उनकी जब जांच की गई तो देखा गया कि कौन सी प्रजाति के हैं, तो वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ प्रजाति के थे। कहने का मतलब ये कि सिंधु सभ्यता जो बसाई गई थी वो मानव कौन से थे? भूमध्य सागरीय और द्रविड़ प्रजाति के वो मनुष्य थे। और मैंने आपको बताया था कि ये सभ्यता जो थी आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है और इसीलिए इसको हम यहीं पर डिनोट भी कर देते हैं। ये सभ्यता कैसी थी? आदि ऐतिहासिक। क्यों थी? क्योंकि इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो ये कैसे सभ्यता हो गई? सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक। और तांबे का प्रयोग तो मनुष्य ने सबसे पहले कर लिया था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने एक अच्छा और काम किया था, तांबे में 3 मिलाना सीख गए थे। तो ध्यान रखेंगे Cu+Sn जब मिलेगा तो कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन कह दिया गया। कांस्य युगीन। साथ ही जो मूर्तियां प्राप्त हुई बहुत सारी सी, तो उसमें महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा थी, स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा थी। इसलिए मान लिया गया कि ये सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक रही होगी। मात्र सत्तात्मक थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी ये में पता चला आधे ऐतिहासिक, क्योंकि इसके लिए कभी पूरी तरीके से पढ़ी ही नहीं गई है। और कांस्य युगीन कैसे हो गई? कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करने लगे थे? उसमें टीन मिला ले रहे थे और वो बना रहे थे क्या? कांसा बना रहे थे। इसलिए ये कैसी सभ्यता हो गई? कांस्य युगीन सभ्यता हो गई। और मूर्तियां सबसे अधिक स्त्रियों की मिली, इसलिए इसको कैसे सभ्यता मान लिया गया? मात्र सत्तात्मक सत्ता वाला इस सभ्यता को माना गया। पेन चलाते रहिएगा और नोट करते रहिएगा, बाकी तो वीडियो आपके पास होगा ही। तो आदि ऐतिहासिक कांस्य युगीन मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। ये सभ्यता जो थी इसका आकार त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार से भी कई क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो अभी आपका आंसर क्या बनेगा? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? कैसा था? त्रिभुजाकार था। और आपसे अगर कहता है कि भारत में जो सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, उसका आकार कैसा है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार से मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए अभी। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? कैसा था?
त्रिभुजाकार। इसके क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई है। कितने में? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। चलिए पूरब से पश्चिम में बात जान लेते हैं थोड़ा सा। रीजनिंग पढ़ते होंगे आप तो आप जानते होंगे उस ऊपर क्या आएगा, उत्तर आएगा, दक्षिण आएगा, उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो पूरब क्षेत्र में इसका जो क्षेत्र था वो मेरठ में पड़ता था, मेरठ, आलमगीरपुर, मेरठ। और पश्चिमी क्षेत्र जो पड़ता था वो बलूचिस्तान में पड़ता था, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। ये बलूचिस्तान में पड़ता था। उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पड़ता था, मांडा, और दक्षिणी क्षेत्र दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से चारों दिशाओं में फैली हुई थी। और पूर्वी क्षेत्र कहाँ पे था? मेरठ में था, आलमगीरपुर, और पश्चिमी क्षेत्र सुकांगेडोर बलूचिस्तान में था। उत्तरी क्षेत्र जो इस सभ्यता का था वो जम्मू कश्मीर में मांदा तक फैला हुआ था। दक्षिण में ये सभ्यता दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। तो ये सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, क्षेत्रफल हमें पता चल गया, और पूर्व पश्चिम में कहाँ तक इसका फैलाव था ये भी हमें पता चल गया। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अगर करता है विश्व की पहली नगरीय या शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा सिंधु सभ्यता। अब शहरी सभ्यता की बात हो रही तो पक्के मकान थे, तो स्वाभाविक है पक्के मकान अगर थे तो ईंटों के ही बने होंगे। तो हम आपको यहीं से बताना शुरू कर देते हैं, पॉइंट को जोड़ते जाइएगा। तो नगरीय थी, नगर जो होंगे, नगर जो होते हैं, शहर जो होते हैं, पक्के मकानों के बने होते हैं, इसलिए शहर बोले जाते हैं। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ईंटों की बनी, ईंटें पक्की ईंटें हुआ करती थी। ईंटें जो हुआ करती थी आग में पकी हुई होती थी, उन्हें टेरीकोटा कहा जाता था। क्या बोलते थे? टेरीकोटा। मतलब आग में जो मिट्टी से ईंटें बनाई जाती थी, पक जाती थी, उन्हें क्या बोलते थे? वो टेरीकोटा की बनी होती थी ईंटें, और उन्हीं से घर बने होते थे। अब ईंट हो गई, घर बनवा लेते हैं। घर जो इनके बने होते थे वो ग्रीड पद्धति के बने होते थे। कैसी पद्धति होती थी? ग्रीड पद्धति होती थी। मतलब सुव्यवस्थित तरीके से थे, उबड़ खाबड़ नहीं थे कि गांव की तरह बसा दिया, इधर उधर बनवा दिया, वो सब नहीं था। ईंटें जो होती थी वो टेरीकोटा की बनी होती थी। घर जो बनाए जाते थे कैसी पद्धति के बनाए जाते थे? ग्रीड पद्धति के बनाए जाते थे। सड़कें जो थी वो भी ईंटों की बनी होती थी, और खास बात उनकी ये होती थी कि वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो इन्होंने ये नगरीय सभ्यता बसाई। ईंटें जो होती थी टेरीकोटा की बनी होती थी, घर जो बनाते थे ग्रीड पद्धति के बनाते थे, सड़कें जो होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी।
मुद्राओं की बात करें, मुद्राएं जो होती थी वो मिट्टी की बनाई जाती थी। धातुओं की मुद्राओं के बारे में इन्होंने भी ज्ञान नहीं हो पाया था कि धातुओं की भी मुद्राएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए क्या करते थे, एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी और उसे गीला करते थे, उस पर एक मुहर लगा दी जाती थी और वो मुद्राएं बन करके तैयार हो जाती थी, जिन्हें सेलखड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेलखड़ी। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्राएं कैसी होती थी, क्या की बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी, और जिनका ज्यादातर आकार वर्गाकार होता था। ज्यादातर आकार कैसा होता था? वर्गाकार हुआ करता था। कृषि की अगर बात कर लें तो सिंधु सभ्यता के लोग 9 फसलों को उगाते थे। ये 9 फसलें उगाते थे। धर्म की बात करें तो सिंधु सभ्यता में धार्मिक प्रवृत्ति का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जिसे सचमुच कह दिया जाए कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। मतलब मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिर का कोई भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता से नहीं मिला है। हाँ, पूज्य मानते थे, कुबड़ वाले सांड को मानते थे पूज्य। कुबड़ वाला सांड पूज्य माना जाता था। और पशुपति देवता को मानते थे, ये पशुपति देवता। जब खुदाई हुई तो वहां से मूर्ति प्राप्त हुई, 3 सर वाली एक मूर्ति मिली थी। इसके आधार पर यह अंदाजा लगाया गया कि पशुपति देवता का ये प्रारंभिक रूप रहा होगा और सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा किया करते होंगे और कुबड़ वाले सांड को पवित्र मानते थे। और इसमें मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। लिपि की बात करें तो सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है और पढ़ने में दिक्कत ये है कि उसके जो शब्द हैं लोगों की समझ से परे है कि इसमें क्या लिखा गया है, उनके समझ में नहीं आ रहा है। उस सभ्यता के लोग उसको समझते होंगे, वो उनके लिए था। तो इनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी? भाव चित्रात्मक। इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और खास बात ये थी कि इनकी पहली लाइन जो शुरू होती थी वो दाएं से बाएं की तरफ आती थी। ऐसे प्रथम लाइन जो होती थी वो क्या होती थी? दाएं से बाएं की तरफ आती थी। अगर एक्स्ट्रा लाइन होती थी तो इधर से ही शुरू हो जाती थी। वो जहमत नहीं उठाते थे कि इधर से ही लिखे आकर के, अगर कोई ज्यादा लाइन लिखनी तो इधर से या फिर ऐसे लिखना, फिर शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे करके वो लिखी जाती थी लिपि। और इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई। लिपि अगर पढ़ ली जाती तो सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में नहीं रखा जाता। लिपि पढ़ी नहीं गई इसलिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता हो गई और स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा मिली इसलिए मात्र सत्तात्मक हो गई और साथ में तांबे में ये 3 मिलाने लगे थे इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता हो गई। अभी कुछ समय के बाद हम आर्यों को जानेंगे, लोहा भी खोजा जाएगा। लोहे की खोज के साथ ही सारी चीजें निकलने लगेंगी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में इतने पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और बता दें कि जो भारत की स्वतंत्रता है के बाद अधिक साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, आप लोग समझदार होंगे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के साक्ष्य अगर मिले हैं वो कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। कहां से मिले हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। वैसे अब तक इसके 1500 साक्ष्य खोजे जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता के कितने साक्ष्य खोजे जा चुके हैं? 1500 साक्ष्य
खोजे जा चुके हैं सिंधु सभ्यता के। और भारत की आजादी के बाद सबसे अधिक साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। ध्यान रखें, गुजरात से आने वाला क्वेश्चन होता है कि भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। साल्ट सिटी कहाँ है? वो भी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अब नहीं पहुंचेंगे नहीं तो गांधी जी वहां से शुरू हो जाएंगे। तो सिंधु सभ्यता के सबसे अब तक कितने साक्ष्य खोजे गए हैं? 1500 साक्ष्य खोजे गए हैं। और इन 1500 साक्ष्यों में नगर सिर्फ 6 को माना गया है। जो नगर माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? सिर्फ 6 को नगर माना गया है। मतलब ये 1500 साक्ष्य खोजे गए, इनमें नगर के बारे में अगर बात करें, आपसे क्वेश्चन कर दे कि सिंधु सभ्यता में जो साक्ष्य मिले उनमें नगर कितने को माना गया है, तो आपका आंसर रहेगा 6। तो ये 6 नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और चंद्रहूडलो। इन 6 को नगर माना गया है सिंधु सभ्यता में। और ये जो नगर हैं 6 हैं, कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और चंद्रहूडलो। सिंधु सभ्यता के बारे में नोट करने वाले पॉइंट हैं जो आपको कहीं नंबर दिलाएंगे, वो ये होगा कि कपास का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है? वो भी कहां से मिला? सिंधु सभ्यता से। चांदी के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य मिला, तो भी आपका वही छाया हुआ जवाब रहेगा, कौन सा? सिंधु सभ्यता। और ध्यान रखेंगे, इस निशान को तो जानते ही होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोग के मन में आ भी गया होगा, ये तो स्वास्तिक का निशान है। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये भी सिंधु सभ्यता की ही देन है। हाँ, वो बात दूसरी की जर्मनी में आप इसे यूज नहीं कर सकते, वो नाजी दल का प्रतीक चिन्ह बन गया था। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हमने ये जाना है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी और उनका जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता के कितने साक्ष्य खोजे गए, हमने पुरातत्व विभाग के बारे में जाना। और हमने ये आपको बताया कि सिंधु सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी है? 6, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और चंद्रहूडलो। अगले वीडियो में मैं आपको इन नगरों के बारे में बताने वाला हूं। और कोशिश करिए, इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपको पसंद आया हो कमेंट करके हमें बताइए, और जो भी सुधार करने वाला हो वो भी हमें बताइए। आपका स्वागत रहेगा। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में। जय हिंद।